दिल्ली की सड़कों पर उस रात सन्नाटा सामान्य नहीं था। यह वैसा सन्नाटा था जो तूफान से ठीक पहले महसूस होता है, जब हवा थम जाती है और हर खिड़की, हर छत, हर बंद कमरे के भीतर किसी अनकहे फैसले की आहट गूंजने लगती है। यूरोप से भारत की ओर बढ़ते समर्थन ने जिस तरह अमेरिका की रणनीतिक नसों पर दबाव डाला था, उसने वॉशिंगटन की सत्ता की दीवारों में दरारें पैदा कर दी थीं। व्हाइट हाउस के भीतर बेचैनी अब फुसफुसाहट नहीं रही थी, बल्कि खुले तनाव में बदल चुकी थी। और उसी तनाव की पहली तस्वीर तब सामने आई जब अंधेरे में अमेरिकी सैन्य विमान दिल्ली के आसमान में उतरे। यह कोई औपचारिक यात्रा नहीं थी, कोई कैमरों के सामने मुस्कान बिखेरने वाला दौरा नहीं था। यह डर का सफर था, ऐसा डर जो अचानक यह एहसास दिला दे कि जिस मोहरे को सालों तक अपनी चालों का हिस्सा समझा जाता रहा, वह अब खुद शतरंज की बिसात पलटने लगा है। रायसीना हिल्स की ओर बढ़ता अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल यह साफ कर चुका था कि बातचीत अब बराबरी की नहीं बल्कि नियंत्रण बचाने की कोशिश बन चुकी है। भारत अब वह देश नहीं रहा था जो संकेतों का इंतजार करे। भारत अब अपने फैसले खुद तय कर रहा था, और यही बात अमेरिका के लिए सबसे असहज थी। यूरोप के साथ भारत की बढ़ती निकटता केवल व्यापारिक समझ का सवाल नहीं थी, यह शक्ति संतुलन के खिसकने का संकेत थी। यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था, उसने अमेरिका की वर्षों पुरानी आर्थिक पकड़ को हिला दिया था। वॉशिंगटन को यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि अगर भारत और यूरोप का यह रास्ता खुल गया तो अमेरिकी कंपनियों की वह विशेष स्थिति टूट जाएगी जिस पर दशकों से वैश्विक रणनीति टिकी रही थी। यही कारण था कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में इस बार कोई प्रतीकात्मक चेहरे नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो फैसले करते हैं, जो दबाव बनाते हैं और जो जरूरत पड़ने पर समीकरण बदलने की कोशिश करते हैं। एस जयशंकर के साथ हुई बंद कमरे की बैठक सिर्फ शिष्टाचार नहीं थी, वह एक परीक्षा थी, सीमाओं की, आत्मविश्वास की और उस नई वास्तविकता की जिसमें भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। बातचीत के दौरान शब्द भले ही संतुलित रहे हों, लेकिन उनके पीछे छिपे संकेत तीखे थे। भारत ने साफ कर दिया था कि उसकी विदेश नीति अब किसी की परछाई नहीं है। अमेरिका की असली घबराहट व्यापार से ज्यादा रणनीति को लेकर थी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदमों ने अमेरिका को यह मानने पर मजबूर कर दिया था कि भारत के बिना उसकी कोई भी योजना अधूरी है। लेकिन यही भारत अब अपनी शर्तें रख रहा था। क्वाड जैसे मंचों पर भारत की भूमिका अनिवार्य हो चुकी थी। फिर भी भारत किसी सैन्य गुट की कठपुतली बनने को तैयार नहीं था। रूस से तेल खरीदने का फैसला हो या यूक्रेन युद्ध पर संतुलित रुख, भारत ने बार बार दिखाया था कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। और यही स्वतंत्रता अमेरिका को बेचैन कर रही थी, क्योंकि वह भारत को चाहता भी था और बांध भी नहीं पा रहा था। यूरोप के साथ बढ़ती साझेदारी ने इस बेचैनी को दोगुना कर दिया था। एक तरफ आर्थिक नुकसान की आशंका थी, तो दूसरी तरफ यह डर कि कहीं वैश्विक नेतृत्व की कहानी उसके हाथ से फिसल न जाए। अमेरिकी रक्षा लॉबी और तकनीकी कंपनियों को यह साफ दिख रहा था कि अगर यूरोपीय कंपनियों को भारत में खुली जगह मिली तो दशकों से बनी उनकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। यही कारण था कि दिल्ली की इस यात्रा का असली मकसद दोस्ती नहीं बल्कि नुकसान को सीमित करना था। भारत ने बिना किसी आक्रामकता के यह संकेत दे दिया था कि वह किसी एक धुरी पर टिक कर नहीं चलेगा। उसके लिए साझेदारी वही मायने रखेगी जो सम्मान और हितों पर आधारित हो। यह वही नया भारत था जो विकल्प बनाता है, इंतजार नहीं करता। और यह बदलाव वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अब खेल उसके नियमों पर नहीं खेला जा रहा था। अमेरिका की चिंता केवल वर्तमान तक सीमित नहीं थी, उसे आने वाले वर्षों की तस्वीर डराने लगी थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें भारत और यूरोप मिलकर एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र बना लें। यूरोपीय संघ की आर्थिक ताकत और भारत की तेजी से बढ़ती उत्पादन क्षमता का मेल अमेरिका की उस भूमिका को कमजोर कर सकता था जिसमें वह खुद को अनिवार्य मध्यस्थ मानता रहा है। यही कारण था कि अमेरिकी रणनीतिक गलियारों में यह सवाल गूंजने लगा था कि क्या भारत हाथ से निकल रहा है। और इसी सवाल ने दिल्ली की रातों को अचानक इतना बेचैन बना दिया था। बंद कमरे की बातचीत में चीन का नाम सबसे ज्यादा वजन के साथ रखा गया। अमेरिका ने यह स्वीकार किया कि एशिया में चीन की आक्रामकता उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत ने यहां भी संतुलन साधा। उसने खतरे को माना लेकिन मोर्चेबंदी से इनकार कर दिया। यह साफ संदेश था कि भारत किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने लिए फैसले करेगा। रक्षा सौदों की चर्चा में जब उन्नत हथियारों और प्लेटफॉर्म्स का जिक्र आया तो भारत ने खरीदार बनने से साफ इनकार कर दिया। उसने तकनीक साझा करने और घरेलू उत्पादन की शर्त रख दी। यह शर्त अमेरिका के उस मॉडल को चुनौती देती थी जिसमें निर्भरता ही सबसे बड़ा हथियार होती है। यूरोप के साथ भारत का तालमेल इस पूरी बातचीत में एक साये की तरह मौजूद रहा। बिना नाम लिए भी सब समझ रहे थे कि दिशा बदल चुकी है। बैठक के बाद जारी बयान भले ही सकारात्मक रहे हों, लेकिन भीतर यह साफ हो चुका था कि भारत को रोकने का समय निकल चुका है। अब सिर्फ यह कोशिश की जा सकती थी कि वह पूरी तरह दूर न चला जाए।
यही वह क्षण था जब वैश्विक कूटनीति की भाषा बदलती महसूस हुई। भारत अब बराबरी पर खड़ा था और यह बदलाव केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही थी। यूरोप इस घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसके लिए भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक भविष्य बनता जा रहा था। अमेरिका पर निर्भरता कम करने की उसकी इच्छा को भारत के साथ यह रास्ता पूरा करता दिख रहा था। वहीं चीन खामोशी से इस संतुलन को पढ़ रहा था। उसे समझ आ रहा था कि भारत न तो दबाव में आएगा और न ही किसी खेमे में बंधेगा। रूस भी इस बदलाव को देख रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि पुराने रिश्तों को नए समीकरणों में कैसे बचाया जाए। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भारत एक उदाहरण बनता जा रहा था, ऐसा उदाहरण जो दिखाता है कि बिना टकराव के भी अपनी जगह मजबूत की जा सकती है। और यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें आगे की कहानी और ज्यादा गहरी और ज्यादा विस्फोटक मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही दिल्ली की उस बंद कमरे की बातचीत की परछाइयां दुनिया के अलग अलग पावर सेंटर्स तक पहुंची, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तापमान में अचानक उछाल महसूस किया जाने लगा। दावोस के बर्फीले गलियारों में उस साल जो हलचल दिखी वह आम आर्थिक मंच की हलचल नहीं थी, बल्कि एक बड़े भूचाल की भूमिका जैसी थी। दुनिया के प्रभावशाली नेता मुस्कान के पीछे छिपी चिंता के साथ एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उसी माहौल में भारत को लेकर फुसफुसाहट तेज हो चुकी थी। यह साफ था कि भारत अब केवल चर्चाओं का विषय नहीं रहा बल्कि फैसलों की धुरी बन चुका था। दावोस के भीतर हुई कुछ बंद कमरे की बैठकों ने इस बेचैनी को और हवा दी, जिनके बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन उनके असर ने नाटो से लेकर व्हाइट हाउस तक की नींद उड़ा दी। अमेरिका को यह एहसास होने लगा था कि यूरोप और भारत के बीच बनता यह नया समीकरण उसकी वर्षों पुरानी रणनीतिक संरचना को कमजोर कर सकता है। नाटो के भीतर भी मतभेद सतह पर आने लगे थे। कुछ देश भारत के बढ़ते प्रभाव को अवसर की तरह देख रहे थे, तो कुछ इसे शक्ति संतुलन के लिए खतरे के रूप में। इस बीच अमेरिकी राजनीति के भीतर भी तनाव साफ दिखाई देने लगा। डोनाल्ड ट्रंप की तीखी प्रतिक्रियाएं, बार बार बदले हुए बयान और अप्रत्याशित टिप्पणियां इस बात का संकेत थीं कि वॉशिंगटन के भीतर नियंत्रण की भावना डगमगा रही है। अमेरिका को यह डर सताने लगा था कि अगर भारत ने अपनी बहुध्रुवीय नीति को और मजबूती दी तो इंडो पैसिफिक से लेकर यूरोप तक उसकी भूमिका सीमित हो सकती है। इसी डर के बीच भारत ने कोई आक्रामक बयान नहीं दिया, कोई चुनौती नहीं उछाली, लेकिन उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा संदेश बन गई। भारत ने साफ कर दिया कि वह शोर नहीं मचाएगा बल्कि धीरे धीरे अपनी जगह पक्की करेगा। यूरोप के साथ बातचीत आगे बढ़ती रही। आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं पर गहराई से काम होता रहा और यही निरंतरता अमेरिका के लिए सबसे परेशान करने वाली थी, क्योंकि यहां कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी जिसे दबाव से बदला जा सके। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद सतर्कता से देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि भारत अब केवल क्षेत्रीय संतुलन नहीं बल्कि वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और यही बात बीजिंग को असहज कर रही थी, क्योंकि भारत का यह उभार बिना टकराव के हो रहा था। रूस के लिए यह स्थिति दोधारी तलवार जैसी थी। एक तरफ भारत के साथ पुराने रिश्तों की अहमियत थी, दूसरी तरफ बदलती वैश्विक ध्रुवीयता की सच्चाई। लेकिन भारत ने यहां भी संतुलन बनाए रखा। उसने किसी भी दिशा में अचानक मोड़ लेने से इनकार किया। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए यह पूरा घटनाक्रम उम्मीद की तरह था। उन्हें पहली बार लग रहा था कि कोई देश बड़े शक्ति केंद्रों के बीच फंसे बिना भी अपनी आवाज बना सकता है। और यही नैरेटिव अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक था, क्योंकि इससे उसकी वैचारिक पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही थी। दिल्ली में बैठकर भारत ने न तो किसी गठबंधन को ठुकराया और न ही किसी का दामन थामा। उसने केवल यह स्पष्ट किया कि भविष्य साझेदारी का होगा, अधीनता का नहीं। यही वह बिंदु था जहां वैश्विक राजनीति की दिशा बदलती महसूस हुई। अमेरिका अब यह समझने लगा था कि भारत को निर्देश नहीं दिए जा सकते, केवल प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। और यह बदलाव आसान नहीं था, क्योंकि दशकों से बनी आदतें एक झटके में नहीं बदलती। लेकिन समय का दबाव बढ़ता जा रहा था। दुनिया धीरे धीरे एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही थी और उस संतुलन के केंद्र में भारत खड़ा दिखाई दे रहा था। नाटो के भीतर उठती बहसें, यूरोप की बढ़ती सक्रियता, चीन की रणनीतिक चुप्पी और रूस की सतर्क निगाहें सब मिलकर यह संकेत दे रहे थे कि पुरानी व्यवस्था अब वैसी नहीं रहेगी। भारत की भूमिका अब प्रतिक्रिया देने वाले देश की नहीं बल्कि दिशा तय करने वाले खिलाड़ी की बनती जा रही थी। और यही वह सच्चाई थी जिसने वॉशिंगटन को बेचैन किया। यही कारण था कि अमेरिका की कोशिशें अब दबाव से ज्यादा संवाद की ओर झुकती दिखीं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर उसने भारत को खो दिया तो केवल एक साझेदार नहीं बल्कि एक पूरा संतुलन उसके हाथ से निकल जाएगा। यह कहानी किसी एक बैठक, किसी एक समझौते या किसी एक मंच तक सीमित नहीं थी। यह उस परिवर्तन की कहानी थी जो चुपचाप लेकिन स्थायी रूप से आकार ले रहा था। भारत इस बदलाव का शोर नहीं मचा रहा था, वह बस आगे बढ़ रहा था,
और दुनिया उसके कदमों की आहट सुन रही थी। यह अंत नहीं था, बल्कि उस दौर की शुरुआत थी जिसमें वैश्विक राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया जाना था। और अब सवाल यह नहीं था कि भारत क्या करेगा, सवाल यह था कि बाकी दुनिया इस नए भारत के साथ चल पाएगी या पीछे छूट जाएगी, क्योंकि खेल बदल चुका था, नियम बदल रहे थे और शक्ति का केंद्र अब स्थिर नहीं रहा था। को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।